गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था। आपने उससे जाकर के एक बार वीडियो में जरूर पढ़ा होगा। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देती हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन इज अबाउट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो जो भी सेल्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं उनको आप प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं या उनके अंदर वो कंप्राइज करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स एडवांस एंड कैरियन इज न्यूक्लियस, कहने का मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उदाहरण में आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया बताया था और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स बताया था। अब उसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में जानना चाहेंगे। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बच गया था, उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करना है। जो टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। आपको जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस बच गया था वो ये था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होते हैं, कहने का मतलब काम का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में काम का बंटवारा आपको होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है आपको। जैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उनका काम विभाजित रहता है कि किनको क्या काम करना है, किनका क्या वर्क असाइंड रहता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपको सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हमारा आज का टॉपिक है आपको। तो सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? आपको सेल के अंदर आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका आपको स्पेसिफिक फंक्शंस असाइंड रहता है, उनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगर साधारण भाषा में या सरल भाषा में हम सेल ऑर्गेनेल्स को और समझना चाहें कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है आपको, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं। कहने का मतलब सेल्स में कुछ कंपोनेंट्स बने होते हैं, उनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसको और एक साधारण सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा घर हुआ, हमारे घर को आप सेल समझ लीजिए और उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल्स जिनके भी घर में 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप कंसिडर कर लीजिए जिनके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है आपको, तो वो ऑर्गेनेल्स हो गए, वो सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। मतलब जो घर हुआ वो सेल हुआ और जो उसमें पीपल्स रह रहे हैं, जो मेंबर्स रह रहे हैं, वो आपको सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। उसी तरह से क्या हुआ आपको, जो हम अभी डिफाइन किए कि सेल के कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं हम लोग। अब सेल ऑर्गेनेल्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपको क्या बताया कि एक घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे, तो उन फैमिली मेंबर्स का नाम भी तो होगा ना। उसी तरह से हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के भी बहुत सारे नेम्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड देन आपको सेंट्रोसोम्स। ये जो हुए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सेल ऑर्गेनेल्स हुए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल्स है वो हमारा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कोई भी अगर पढ़ाई हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो उसका एक इमेज हमारे फेस में या हमारे माइंड में एक इमेज जरूर होना चाहिए, सो दैट क्लैरिटी ऑफ विजन रहता है, आपको वो चीज आसानी से समझ आता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में पहला जो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने से पहले हम लोग सेल का थोड़ा सा एक बेसिक सा डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सेल हुआ हमारा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ। आपको बीच में हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस। ये हमारा साइटोप्लाज्म हुआ।
और इसी साइटोप्लाज्म में हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो तैरता हुआ रहता है, कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ यहाँ यहाँ, मतलब जो ये साइटोप्लाज्म है इसी बीच में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे। आई होप आप लोगों को याद होगा कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को डिफाइन किए थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। आपको ये सब कुछ पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डेफिनेशन हम बता चुके हैं। आज जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसको देखते हैं। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है ना, ये न्यूक्लियस के पास से ऑरिजिनेट करता है, इसी को हमें पढ़ना है और देखना है। फॉर एग्जाम्पल इसी पिक्चर को हम यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्या हुआ? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस हुआ ये हमारा हुआ न्यूक्लियर पोर, ये हमारा हुआ न्यूक्लियर पोर। ये क्या होता है ना, न्यूक्लियर पोर जो है ना आपको, ये न्यूक्लियर पोर जो होता है वो इंटरमिटेंट होता है। कहने का मतलब इसके बीच में स्पेस होता है। स्पेस क्यों होता है? सो दैट जो थिंग्स होते हैं उनका एक्सचेंज हो सके। अगर ये पूरी तरह से क्लोज्ड रहेगा न्यूक्लियर पोर तो क्या होता है कि जो भी चीज हम चाहेंगे कि उसका वो मतलब वो क्रॉस कर सके, उनका आदान प्रदान हो पाए, वो पॉसिबल आपको नहीं है। इसी वजह से न्यूक्लियर पोर रहते हैं, सो दैट कि न्यूक्लियस को जो चीज अपने अंदर लेना रहता है वो आपको ट्रांसपोर्ट कर लेता है और जो चीज बाहर निकालना रहता है वो फिर उसको भी ट्रांसफर कर देता है। इसी वजह से न्यूक्लियर पोर रहते हैं। हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, जो सेल ऑर्गेनेल्स जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो इसी न्यूक्लियर पोर से, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा हुआ, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑरिजिनेट करता है। देखिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर कुछ रहता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका रहता है आपको। ये जनरली क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैसा दिखता है? ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है ये आपको, ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमारा है वो आपको ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। जैसा कि इसका नाम है काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर भी जटिल है। आपको कहने का मतलब रेटिक्यूलम का मतलब होता है जाल, नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स ये राउंड शेप्स के भी होते हैं, ऑब्लॉन्ग भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए लग रहा है कि एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऑरिजिनेट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आप समझ चुके हैं किसको कहते हैं। ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, या ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको, या फिर इसको कह सकते हैं रेटिक्यूलेट स्ट्रक्चर्स। काफी डेंस नेटवर्क होता है इसमें। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये कि उनके टाइप्स से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम लोग इनके टाइप्स को देखेंगे। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ना दो तरह के होते हैं, आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग RER बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को एंड SER बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसका नाम क्यों पड़ा आपको? क्योंकि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपको जनरली क्या होता है, रफ इसलिए बोला गया है, सड़क पर चलते हैं ना तो जो सड़क का जो सरफेस होता है, रोड का सरफेस, वो कभी भी हम लोगों को स्मूथ नहीं लगता है। क्यों नहीं स्मूथ लगता है? क्योंकि उसमें कंक्रीट प्रेजेंट रहते हैं और काफी उठा हुआ स्ट्रक्चर रहता है। उसी तरीके जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस पे, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो राइबोसोम्स है आपको, यही रफ फीचर्स इसको देता है।
और ये राइबोसोम्स आपको क्या करता है, ये राइबोसोम्स क्या करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो आपको जैसा कि आप समझ जाइए कि जब ये राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का राइबोसोम्स का बेसिक वर्क है आपको प्रोटीन सिंथेसिस, तो जब ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है इट मीन्स कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल है। मतलब प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। तो आप समझ जाइए कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये हमारे सेल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके पास है राइबोसोम्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है, और प्रोटीन होल ऑर्गेनिजम्स को बनाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरा आया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नाम से क्लियर है कि चिकना होगा इसका सरफेस चिकना होगा, मतलब इस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इतना तो क्लियर हो गया आपको कि प्रोटीन सिंथेसिस इसका वर्क नहीं है। तो भाई फिर इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है आपको लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करता है, लिपिड या फिर फैट को सिंथेसाइज करता है, वो भी उसकी भी जरूरत है ना हमारे बॉडी में, क्योंकि हम लोग तो आपको फैट्स भी खाते हैं, लिपिड्स के भी फॉर्म में फूड आइटम्स को खाते हैं, तो उसको भी तो डाइजेस्ट करने के लिए या उसको भी तो डील करने के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स होने चाहिए ना। तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये पार्ट आपको लिपिड और फैट सिंथेसिस करता है। और इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे एसीआर का आपको, वो पॉइजन्स को भी आपको डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है। ये तो समझ गए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो दो टाइप्स है हमारा, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसका काम है आपको लिपिड एंड फैट सिंथेसिस। अब थर्ड है आपको इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में बहुत क्लियर है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ये आपको प्रोटीन, पहला इंपॉर्टेंस है ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस करता है, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। अभी पढ़ा हमने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमारा है आपको प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड फॉर्म करता है। दूसरा है आपको ये क्या करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है आपको, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये सवाल आया मेम्ब्रेन मतलब ये प्लाज्मा में, बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन को ये फॉर्म करता है। जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे ना तो आप एक चीज जानिएगा, वो हम आगे आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डील करेंगे तब बताएंगे। उसमें आपको लिपिड बाइलेयर होता है और प्रोटीन्स होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो वो बिना लिपिड और प्रोटीन्स के फॉर्म ही नहीं हो सकता है, जिसको एक साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने उस थ्योरी को दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डील करेंगे तब आपको बताएंगे। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपको प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के बने होते हैं, लिपिड बाइलेयर्स के होते हैं, उसी में प्रोटीन्स होते हैं आपको। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि जहां पे ये प्रोटीन और लिपिड्स को फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ है, तो मेम्ब्रेन को तो फॉर्म करेगा ना। बायोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, बायो जेनरेट कर रहा है, लाइफ को जेनरेट कर रहा है, मेम्ब्रेन को जेनरेट कर रहा है, इसीलिए हमने इसे कहा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। थर्ड है हमारा ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्या करेगा ये आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आपको, या फिर ये भी कह सकते हैं साधारण भाषा में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कुछ कंपोनेंट्स को आपको गोल्जी एपैरेटस में ट्रांसफर करेगा। वो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गोल्जी एपैरेटस पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस तरह से ट्रांसफर करता है। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्लियर हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।